गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशंस का। देखो डियर, हम लोग टॉपिक को आपको बोर्ड के ऊपर करवा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को एक या दो क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करने के लिए भी दी जा रही। आई थिंक अभी तक कुछ स्टूडेंट्स इस टॉपिक के ऊपर सीरियस नहीं हुए, और इवन मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि आप लोगों को क्वेश्चंस सॉल्व करके मुझे उनका पिक भेजना है। आप में से केवल एक स्टूडेंट को छोड़कर किसी भी स्टूडेंट ने मेरे पास उन क्वेश्चंस की पिक्स नहीं भेजी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये लगाया जाता है कि आप लोग अभी तक पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं हो। बेटा, हम लोग कह नहीं सकते कि लॉकडाउन का पीरियड कितने टाइम पीरियड तक चलेगा, लेकिन जब तक ये चले उससे पहले पहले हम लोगों के सिलेबस में बहुत कुछ हो चुका है। इसलिए सीरियसली आप लोग क्वेश्चंस को कीजिए। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इमीडिएटली आप लोग फ़ोन के थ्रू, कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू मुझसे वो टॉपिक समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आज के बाद से हर एक स्टूडेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करने के बाद उसकी पिक्स क्लिक करके मेरे पास ज़रूर भेजें। ठीक है बेटा, तो देखो आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए डियर, हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 6 तक सॉल्व किए थे। इसके बाद जो 7th इलस्ट्रेशन है अकाउंटिंग इक्वेशंस का, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखो 7th जो इलस्ट्रेशंस है वो इलस्ट्रेशन भी कुछ इसी प्रकार का है कि शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपके सामने जो ट्रांजिशंस दिए गए हैं उन ट्रांजिशन के इम्पैक्ट को आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पे शो करना है। ठीक है, यानी कि जो ट्रांजिशंस दिए गए उन ट्रांजिशन से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो यहां पे आपने ऊपर लिख लिया अकाउंटिंग इक्वेशंस, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो डियर, फॉर्मेट के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको 3 पार्ट में इस पेज को डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट इज फॉर ट्रांजिशन, सेकेंड पार्ट इज फॉर एसेट्स एंड थर्ड पार्ट इज फॉर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां पे तो आप लिखेंगे ट्रांजिशंस, जो भी ट्रांजिशंस आपके हो रहे हैं। इसके बाद आप लोग लिखेंगे एसेट्स को, एंड आफ्टर दैट कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमने सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्वेश्चन को स्टडी कीजिए। देखो हमारा जो फर्स्ट ट्रांजिशन है, उस फर्स्ट ट्रांजिशन में कह रहा है कि मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग। यानी कि जो ओनर था, इनिशियली ओनर ने अपने बिजनेस में 3 चीजों को इन्वेस्ट किया है, कैश भी, बिल्डिंग भी और गुड्स भी। भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आज मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि ओनर बिजनेस में सबसे पहले कैश लगाता है, लेकिन कैश के अलावा भी कुछ एसेट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक भाई मान लो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। मान लो मेरे पास 5 लाख रुपीस का कैश है, वो मैंने बिजनेस में लगा दिया, और मेरे पास ऑलरेडी एक शॉप है। ठीक है, मेरे फादर की एक शॉप थी जो उन्होंने मुझे दे दी। अब मेरे पास एक शॉप भी है और मेरे पास कैश भी है, मैंने दोनों की दोनों चीजें बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, तो बिजनेस में कैश भी आ गया, बिजनेस में बिल्डिंग भी आ गई। अच्छा, मेरे घर पे थोड़ा बहुत फर्नीचर पड़ा था, वो भी ले जाकर दुकान में लगा दिया, दुकान पे रख दिया, तो वो फर्नीचर भी हमारे लिए उस समय किसका काम करेगा, एसेट्स का काम करेगा। तो इसका मतलब अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ओनर ने कैश, बिल्डिंग और स्टॉक, इन 3 चीजों के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, तो बिजनेस में 3 एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, किस किस नाम से, कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग। और उन तीनों का जो सम होगा दैट विल वर्क एज अवर कैपिटल। उन तीनों का जो सम होगा वो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट की गई क्या मानी जाएगी, कैपिटल।
तो यहां पे आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखेंगे, देखो एसेट्स में 3 एसेट्स आपकी जनरेट हो गई है, कैश प्लस स्टॉक प्लस बिल्डिंग, ये 3 एसेट्स तो आप लिख ही दीजिए। इसके बाद जैसे जैसे नई एसेट्स का नाम आता जाएगा लिखते जाएंगे। यहां पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश स्टॉक एंड बिल्डिंग, 3 चीजें लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया गया, कैश भी लगाया, स्टॉक भी लगाया और बिल्डिंग भी लगाया। तो अब आप देखो कि कैश आपने कितना इन्वेस्ट किया था, बेटा कैश आपने इन्वेस्ट किया था 2,30,000 का, 2,30,000 का तो आपका कैश हो गया। स्टॉक आपके पास हो गया 1 लाख का, गुड्स 1 लाख की, एंड बिल्डिंग इज ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख की आपकी बिल्डिंग हो गई। अब इन तीनों एसेट्स का जो सम आता है वो 5,30,000 है, तो वो 5,30,000 आपके लिए कैपिटल का काम करेगा, तो योर कैपिटल इज 530, योर कैपिटल इज 530, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि ही परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000, इसके बाद ओनर ने 50,000 रुपीज की गुड्स कैश में परचेज की है, तो यहां पे आप ट्रांजेक्शन में लिख देंगे गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज्ड फॉर कैश। देखिए डियर, आपने कैश में गुड्स को परचेज किया है, कैसे परचेज किया है, कैश में। आपने 50,000 रुपीज की गुड्स कैश में परचेज की, इसका एक इंपैक्ट तो पड़ेगा आपके कैश पर, योर कैश विल रिड्यूस बाय रुपीज 50,000 एंड ऑन द अदर एंड योर स्टॉक विल इंक्रीज बाय रुपीज 50,000, नो इंपैक्ट ऑन बिल्डिंग कैपिटल एंड लायबिलिटी। बिल्डिंग कैपिटल या लायबिलिटी पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस इंपैक्ट के बाद आपकी नई इक्वेशन क्या आएगी, यहां पे आप लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन। कितनी आई, कैश आपके पास हो गया 1,80,000, स्टॉक आपके पास हो गया 150 का, बिल्डिंग आपके पास हो गई 2 लाख रुपीस, कैपिटल आपके पास हो गई 5,30,000 एंड लायबिलिटी इज नील, लायबिलिटी आपकी क्या हो गई, नील हो गई, ठीक। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000 फॉर रुपीज 35,000। देखो ये कह रहा है कि 20,000 रुपीज की गुड्स आपने 35,000 में सेल आउट की है इन कैश। गुड्स की कीमत थी 20,000, इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 35,000 इन कैश, तो गुड्स सोल्ड इन कैश। ट्रांजेक्शन में अमाउंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको लगता है लिखना है लिख दीजिए, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड्स सोल्ड इन कैश, तो देखो कैश में गुड्स सेल आउट करोगे, एक इंपैक्ट तो पड़ेगा कैश पर, आपका जो कैश है दैट विल इंक्रीज। कितना इंक्रीज होगा, 35,000। एक इंपैक्ट पड़ेगा आपके स्टॉक पर, आपका जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो जाएगा, और कितने अमाउंट से रिड्यूस होगा, 20,000। योर स्टॉक विल रिड्यूस बाय रुपीज 20,000। अब आप 20,000 की गुड्स 35,000 में सेल आउट करोगे, तो देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,000। 15,000 का क्या है, प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट कहां पे ऐड होगा, आपकी कैपिटल में ऐड होगा, नो इंपैक्ट ऑन लायबिलिटी। अभी तक आपकी लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है। पोजीशन चेक करोगे, 2,15,000 रुपीज का हो गया कैश, आपके पास 130 की हो गया स्टॉक, और 2 लाख रुपीस की है बिल्डिंग। इक्वलिटी चेक कर सकते हैं, 215 प्लस 130 345, प्लस में 2 लाख 545। इस साइड का भी टोटल देखेंगे तो 5,45,000 की कैपिटल है, लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, इक्वलिटी इज मेंटेन। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल रुपीज 55,000। राहुल से 55,000 रुपीज की गुड्स परचेज की गई।
अब आप देखोगे कि बेटा इस पॉइंट में ये नहीं बता रहा कि गुड्स वाज परचेज इन कैश और इन क्रेडिट। तो देखो इसमें ये नहीं बताया गया कि आपने गुड्स को कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, पार्टी का नेम आपको गिवन है। और आपको मैंने बताया था कि जब हमें पार्टी का नाम दिया होता है और कैश वर्ड नहीं दिया होता, भाई आपने राहुल से सामान खरीदा, सप्लायर का नाम गिवन है लेकिन कैश वर्ड गिवन नहीं है, तो इट विल बी कंसीडर दैट द गुड्स हैव बीन परचेज इन क्रेडिट, उधार में गुड्स खरीदी गई है। तो यहां पे आप ट्रांजिशन लिखेंगे गुड्स परचेज इन क्रेडिट या गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल, गुड्स परचेज इन क्रेडिट। भाई आपने उधार में सामान खरीदा है, कितने का सामान खरीदा उधार में? 50 है, 55 है, 55,000। आपने 55,000 की गुड्स क्रेडिट में खरीदी, नो इंपैक्ट ऑन कैश। स्टॉक पर इंपैक्ट पड़ेगा कितने का? 55,000 का। नो इंपैक्ट ऑन बिल्डिंग, नो इंपैक्ट ऑन कैपिटल। उधार में आपने सामान खरीदा है तो आपकी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, किस नाम से? क्रेडिटर्स के नाम से। योर क्रेडिटर विल इंक्रीज बाय रुपीज 55,000। आपका जो क्रेडिटर है वो 55,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। आपकी जो न्यू इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन वो क्या आएगी? आपके पास कैश हो गया 2,15,000, आपके पास स्टॉक हो गया 185 का, आपके पास बिल्डिंग हो गई 2 लाख रुपीस, आपके पास कैपिटल है 545 की, एंड योर क्रेडिटर आर ऑफ रुपीज 55,000। इक्वलिटी चेक करें तो 215 प्लस में 185 4 लाख, प्लस में 2 लाख 6 लाख, इधर भी 545 प्लस में 55 कितना होता है? 6 लाख। बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग रुपीज 52,000 फॉर रुपीज 60,000। देखो बेटा उसने वरुण को गुड सेल आउट की जिसकी कीमत 52 थी, लेकिन कितने में सेल आउट की गई है? 60,000 में। अब इस ट्रांजेक्शन में भी आप देखो ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, कहीं पर भी कैश या क्रेडिट वर्ड गिवन नहीं है, लेकिन पार्टी का नेम तो है ही सोल्ड गुड्स टू वरुण और कैश वर्ड नहीं है, तो आप क्या मानोगे? क्रेडिट में गुड्स सेल आउट की गई है। और जिन पार्टियों को आप लोग क्रेडिट में गुड्स सेल आउट करते हैं वो आपके लिए एक एसेट्स का काम करते हैं बाय द नेम ऑफ डेटर्स। किस नाम से? डेटर्स के नाम से। तो देखो वो ये कह रहा है कि ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, भाई उसने वरुण को गुड्स सेल आउट किए, कीमत कितनी थी? 52, कितने में सेल आउट की है? 62 में। तो यहां पे तो पहले लिखेंगे गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। अब क्रेडिट में गुड्स सेल आउट कर रहे हो, क्या कैश पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। स्टॉक पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और कितने का पड़ेगा? 52,000। भाई आपका जो स्टॉक है दैट विल रिड्यूस बाय रुपीज 52,000, आपका स्टॉक 52,000 कम होगा। अच्छा, यहां पे एक एसेट जनरेट हो जाएगी डेटर्स के नाम से। जिन लोगों को आप क्रेडिट में गुड्स सेल आउट करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? डेटर्स। आप अपने डेटर से कितना पैसा मांगोगे? 60,000 रुपीज मांगोगे। आल्सो यू आर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8,000। भाई 52 की गुड्स आपने 60 में सेल आउट की तो आपको 8,000 रुपीज का प्रॉफिट, और वो 8,000 का प्रॉफिट कहां पे ऐड हो जाएगा? कैपिटल में ऐड होगा। नो इंपैक्ट ऑन लायबिलिटी, लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं। अब इसके बाद आपकी नई इक्वेशन क्या आएगी? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के रूप में आपके पास 2,15,000 रुपीज का हो गया कैश, 1,33,000 स्टॉक, बिल्डिंग आपके पास हो गई 2 लाख रुपीज की, डेटर्स आपके पास हो गए 60,000 की। डेटर कितने के हो गए? 60। कैपिटल आपके पास हो गई 5,53,000 एंड योर क्रेडिटर्स आर ऑफ रुपीज 55,000। क्रेडिटर कितने के हो गए? 55। इक्वलिटी आप चेक कर सकते हो, बीच बीच में आपकी इक्वलिटी मेंटेन।
इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000। भाई राहुल को उसने फुल सेटलमेंट में 53,000 की पेमेंट की। हु वाज राहुल? क्रेडिटर, जिस जो कि आपके 55,000 रुपीज मांगता था। देखो आपने राहुल से पहले 55,000 रुपीज की गुड्स परचेज की थी, वो भी क्रेडिट में, यानी कि बंदा आपके 55 मांगता था। आज जब पेमेंट करने का टाइम आया तो आपने उस बंदे को फुल सेटलमेंट के रूप में 53,000 रुपीज पे करके हिसाब क्लियर कर दिया। भाई 53 पकड़ो, तुम्हारा हिसाब क्लियर। अब बंदा मांगता था 55, आप उसको पेमेंट कितने की कर रहे हैं? 53,000 की। 55 की जगह 53 की पेमेंट कर रहे हो, तो बाकी 2,000 अब इसने फुल सेटलमेंट वर्ड कहा है, इसका मतलब हिसाब क्लियर, तो और कुछ पैसे वो नहीं मांगेगा। तो उस केस में बाकी 2,000 आपके लिए क्या कराएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड, और वो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए एक प्रकार का प्रॉफिट होगा, दैट विल बी एडेड इन योर कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे पेड टू राहुल, राहुल लिख दो चाहे क्रेडिटर वर्ड लिख दो। राहुल को आपने पेमेंट की है, तो आपके पास जो कैश है वो रिड्यूस होगा, कितने अमाउंट से? 53। भाई कैश तो आपके पास से 53 जा रहा है। एक इंपैक्ट पड़ेगा, और किसी एसेट पे इंपैक्ट है नहीं, एक इंपैक्ट पड़ेगा आपके क्रेडिटर पे। आपका जो क्रेडिटर है दैट विल रिड्यूस बाय रुपीज 55,000। भाई वो तो 55 रिड्यूस होगा। अब यहां से 55 रिड्यूस हो रहा है, कैश जा रहा है 53, 2,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट है, दैट प्रॉफिट विल बी एडेड इन योर कैपिटल। वो प्रॉफिट आपकी कैपिटल में ऐड होगा। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन क्या पोजीशन आएगी? आपके पास न्यू इक्वेशन के रूप में 1,62,000 रुपीज का तो हो गया कैश, 1,33,000 का स्टॉक, 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग एंड 60,000 रुपीज के डेटर्स। इसी प्रकार कैश कैपिटल आपके पास हो गई 555 की, क्रेडिटर्स ने। इक्वालिटी को एक बार चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 162 प्लस में 133, 295 प्लस में 2 लाख, 495 प्लस में 60, 555। इधर भी टोटल कितना है? 555। बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि भाई सैलरी पेड बाय हिम रुपीज 20,000। उस बंदे को ने 20,000 रुपीज की सैलरी पे की, यानी कि ओनर ने अपने वर्कर को 20,000 रुपए सैलरी के पे किए। सैलरी पे, सैलरी पे। अब आप देखो कि आप 20,000 रुपीज सैलरी के पे कर रहे हो। अगर सैलरी की पेमेंट करते हो, एक इंपैक्ट तो सीधा सीधा आपके कैश पे पड़ेगा, योर कैश विल रिड्यूस बाय रुपीज 20,000। अब जब आप सैलरी पे कर रहे हो तो उसके बदले में कोई प्रोडक्ट आपको मिल नहीं रहा, तो इट विल कंसीडर टू बी एन एक्सपेंस, इट मींस लॉस। ये आपका एक प्रकार का एक्सपेंस यानी कि लॉस हो गया, एंड इट विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ योर कैपिटल, नो इंपैक्ट ऑन योर क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इसके बाद आपकी पोजीशन में क्या आ गया? आपके पास कैश के रूप में 1,42,000 हो गए, आपके पास स्टॉक के रूप में 133 हो गया, बिल्डिंग 2 लाख रुपीज एंड डेटर्स आर ऑफ रुपीज 60,000। इधर से आपने सैलरी पेमेंट की थी, तो आपके पास कैपिटल की पोजीशन आ गई 535। इक्वालिटी आप चेक कर सकते हो, इक्वालिटी आपकी मेंटेन रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट रुपीज 59,000। देखो बेटा ये कह रहा है कि आपने वरुण से कैश रिसीव किया फुल सेटलमेंट में 59,000। हु वाज वरुण? जिसको आपने क्रेडिट में गुड्स सेल आउट की थी 60,000 की, यानी कि योर डेटर्स। अब आप देखो कि आप अपने डेटर के कितना पैसा मांगते थे? 60,000। अब ये कह रहे हैं कि आप अपने डेटर से वसूल कितना कर रहे हो, रिसीव कितना कर रहे हो? 59, और वो भी फुल सेटलमेंट में। भाई जैसे अभी यहाँ पे आपने किया था, आपके क्रेडिटर आपके 55 मांगते थे, आपने उनको 53 दिए, हिसाब क्लियर। इसी प्रकार जो आपका डेटर है जिसके आप पैसा मांगते हो, जब वो पेमेंट करने आएगा तो वो भी तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट, कुछ ना कुछ पैसा कम दे सकता है, वो भी फुल सेटलमेंट में। तो उस केस में
आप इस बंदे के मांगते कितने थे 60,000, बंदा आपको पेमेंट कितने की कर रहा है 59,000, तो बाकी का जो 1,000 हुआ, बाकी का 1,000 क्या कंसीडर किया जाएगा, डिस्काउंट कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, रिसीव्ड फ्रॉम वरुण। अब आप ये देखिए कि वरुण से आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 59,000 रुपीज मिल रहे हैं। यहां पे डेटर पे कितने का इंपैक्ट पड़ेगा, 60,000, आपका डेटर रिड्यूस होगा 60,000 से, कैश इंक्रीज होगा 59। अब मांगते थे 60, मिल कितने रहे 59, तो 1,000 आपके लिए क्या हुआ, लॉस हुआ। भाई 60 की जगह आपको 59 मिल रहे हैं, तो 1,000 का आपको क्या हुआ, लॉस। और वो लॉस कहां पे सब्ट्रैक्ट होगा, आपकी कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लॉस कहां पे सब्ट्रैक्ट होगा, आपकी कैपिटल में से। तो इसका मतलब आपके पास जो न्यू इक्वेशन आई, न्यू इक्वेशन, उसमें कैश आपके पास हो गया 2,01,000, स्टॉक 133, आपके पास बिल्डिंग हो गई 2 लाख रुपीस की, आपके डेटर्स हो गए नील। इधर से कैपिटल पोजीशन इज 534, क्रेडिटर्स आर नील। इक्वलिटी चेक करें तो 21 प्लस में 133, 334 प्लस में 2 लाख 534, इधर भी 534, इक्वलिटी आपकी मेंटेन। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन कह रहे हैं रेंट आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में बताया था कि दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन ड्यू बट नॉट पेड आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपका ड्यू हो गया लेकिन जिसकी अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब फिलहाल ये कहते हैं कि रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपका रेंट ड्यू हो गया लेकिन अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की, अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा। अब देखो अगर आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब वो पैसा भी आपको देना है, तो यहां पे आपके लिए एक लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। ऊपर इसके नीचे डैश कर देना क्योंकि अभी तक आउटस्टैंडिंग रेंट का कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ था। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से एक लायबिलिटी जनरेट हो गई, यहां पे लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। भाई आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब अभी आपने कैश नहीं दिया, तो नो इंपैक्ट ऑन कैश, नो इंपैक्ट ऑन स्टॉक, बिल्डिंग एंड डेटर। इसका एक इंपैक्ट तो पड़ेगा आपकी लायबिलिटी पे, कितने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, 3,000 का। तो आप ये देखो कि एक तो 3,000 रुपीज की आपकी लायबिलिटी जनरेट हो गई, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। एक इंपैक्ट तो यहां पड़ गया, दूसरा इंपैक्ट इसका किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे। भाई सोच के देखो, आपका खर्चा तो जनरेट हो गया, ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, देना तो आपको पड़ेगा। तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी जनरेट, खर्चा जनरेट हो गया और वो खर्चा क्या माना जाएगा, लॉस, और इट विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ योर कैपिटल। एक तरफ खर्चा है कैपिटल में से कम हो गया, एक तरफ लायबिलिटी है तो सेपरेटली एक लायबिलिटी के रूप में उसको शो कर दिया गया। ठीक है बेटा, इसके बाद न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, बेटा स्पेस कम है, इसमें मैं ऊपर का टॉपिक हटा के इस बैलेंस को ऊपर लेके जा रहा हूं। तो बेटा यहां पे आपकी न्यू इक्वेशन क्या आएगी, कैश की पोजीशन 2,01,000, स्टॉक आपके पास आ जाएगा 133 का, बिल्डिंग आपके पास हो जाएगी 2 लाख की, डेटर्स नील, कैपिटल पोजीशन इज 5,31,000, क्रेडिटर्स नील,
और आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का हो जाएगा 3000। इक्वलिटी चेक करें तो 2,01,000 प्लस में 133 334 प्लस में 2,00,000 534, इधर भी 531 प्लस में 3 534, बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2000। बेटा ये कह रहा है कि 2000 रुपए का इंश्योरेंस आपका प्रीपेड है। 2000 रुपीज का जो इंश्योरेंस है वो आपके पास क्या दे रखा है, प्रीपेड दिया हुआ है। देखो 2000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस के, इसका मतलब इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं विच आर नॉट ड्यू बट बीन पेड इन एडवांस, यानी कि कोई भी ऐसा खर्चा जो आपका ड्यू नहीं हुआ लेकिन जिसकी पेमेंट आपने एडवांस कर दी वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। और प्रीपेड एक्सपेंस वर्क एज ए एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए किसका काम करता है, एसेट्स का काम करता है, बिकॉज वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ दोज एक्सपेंसेस इन फ्यूचर। हमें उस खर्चे का बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो यहां पे कह रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस भाई ये कह रहे हैं इंश्योरेंस है रेंट है, सॉरी बेटा। देखो इसमें कह रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। हमारा 2000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीपेड है। यहां पे 10th जो पॉइंट है उसमें लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। हमने इंश्योरेंस की पेमेंट एडवांस में की है। एक इंपैक्ट तो किस पे पड़ेगा, कैश पर। भाई हमारा जो कैश है दैट विल रिड्यूस बाय ₹2000। इसका जो सेकंड इंपैक्ट है वो किस पे पड़ेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस पे। तो यहां पे एक एसेट जनरेट हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। नो इंपैक्ट ऑन कैपिटल, नो इंपैक्ट ऑन क्रेडिटर, नो इंपैक्ट ऑन आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास न्यू इक्वेशन के रूप में क्या आएगा, न्यू इक्वेशन। कैश हमारे पास हो गया 1,99,000। स्टॉक हमारे पास हो गया 133। बिल्डिंग हो गई 2 लाख। डेटर्स है नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का हो गया 2000 का। ऑन द अदर एंड कैपिटल इज 531, क्रेडिटर्स आर नील एंड आउटस्टैंडिंग रेंट आर ऑफ ₹3000। 3000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट है। इक्वलिटी को आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइडें आपकी इक्वल आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि कमीशन रिसीव बाय हिम ₹13,000। भाई ओनर ने 13,000 रुपीज का कमीशन रिसीव किया है 11 ट्रांजेक्शन में। कमीशन रिसीव, देखो 13,000 रुपीज आपने एज ए कमीशन रिसीव किए, एज ए कमीशन। तो जब आप कमीशन रिसीव करोगे एक तरफ तो आपके पास कैश इंक्रीज हो जाएगा, भाई आपके पास कैश आएगा, और इसका दूसरा इंपैक्ट सीधा सीधा किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कमीशन के रूप में पैसा लेते हो तो दैट विल बी कंसीडर एज ए प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो आवर कैपिटल विल इंक्रीज बाय ₹13,000। तो यहां से कैश की पोजीशन आ गई 2,12,000। स्टॉक हो गया 133, बिल्डिंग 2 लाख रुपीस, डेटर्स नील, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 रुपीस, कैपिटल 544, क्रेडिटर है नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट 3000। इक्वलिटी चेक कर लो, 212 प्लस में 133, 345 प्लस में 2 लाख, 545 प्लस में 2000 547, इधर भी 544 प्लस में 3 547, बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइडें आपकी इक्वल चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमाउंट विथड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से 20,000 रुपीज विथड्रॉ किए, पर्सनल यूज के लिए। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि एनी अमाउंट विच हैव बीन विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग। कोई भी कैश, प्रोडक्ट या कोई भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया खर्चा ड्रॉइंग्स कहलाएगा एंड विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ कैपिटल।
फिलहाल ये कह रहा है कि ओनर विड्रॉ ₹20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए ओनर ने ₹20,000 विड्रॉ किए हैं, तो यहां पे लिखेंगे विड्रॉवन फॉर पर्सनल यूज। ₹20,000 ओनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाले। एक इंपैक्ट तो पड़ गया आपके कैश पर, योर कैश विल रिड्यूस बाय ₹20,000, और इसका जो सेकंड इंपैक्ट पड़ेगा वो इंपैक्ट पड़ेगा कैपिटल पे, योर कैपिटल विल रिड्यूस बाय ₹20,000, नो इंपैक्ट ऑन अदर लायबिलिटी। आपकी कैपिटल भी ₹20,000 रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके बाद आपकी न्यू इक्वेशन क्या आएगी? न्यू इक्वेशन, आपके पास कैश हो गया 1,92,000, आपके पास स्टॉक हो गया 133, बिल्डिंग 2 लाख रुपीस, डेटर्स नील, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, कैपिटल 524 प्लस क्रेडिटर नील, आउटस्टैंडिंग रेंट 3000। इक्वलिटी आप चेक कर सकते हो, दोनों साइडें आपकी इक्वल आएगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस पॉइंट में कह रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग ₹10,000। भाई हमने बिल्डिंग पे ₹10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। पहले तो मैं इस ट्रांजिशन को लिख रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएगा। देखो डियर, मैंने आप लोगों को जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उस समय डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताया था। याद होगा सभी स्टूडेंट को डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। देखो बेटा, जब हम अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार की फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं, तो ड्यू टू कंटिन्यूअस यूजेस और ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम और ड्यू टू मेनी अदर रीजंस, उन फिक्स एसेट्स की वैल्यू में एक रिडक्शन होता है, एक कमी होती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये एक मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल को इनिशियली जब परचेज किया गया तो इसकी कीमत थी लेट्स सपोज 20,000, लेकिन इस मोबाइल को यूज करते हुए 1 साल हो गया। क्या अब इस मोबाइल की वैल्यू 20,000 है? नहीं ना। इस मोबाइल की अब कीमत कितनी रह गई? लेट्स सपोज 12,000। तो जिस समय खरीदा था ये था 20,000 का, आज की डेट में इसका मार्केट प्राइस कितना रह गया? 12,000। तो इसकी वैल्यू में कितने का रिडक्शन हो गया? 8,000। दैट इज डेप्रिसिएशन। आपने कोई गाड़ी खरीदी, 10 लाख कीमत है, 1 साल तक आप उस गाड़ी को यूज करते हुए 1 साल बाद अगर आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो क्या उस गाड़ी के 10 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं। कितने मिलेंगे? 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख। मान लो उसकी कीमत रहेगी 7 लाख रुपीस, तो उसके प्राइस में कितने का रिडक्शन हुआ? 3 लाख। दैट इज ए डेप्रिसिएशन। ठीक। तो अब ये कहता है कि भाई हमने अपनी बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, और कितने अमाउंट का लगाना है? 10,000 रुपीज लगाना है। बिल्डिंग पे 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹10,000। बिल्डिंग के प्राइस 10,000 रुपए कम करने। तो अब आप देखोगे कि बिल्डिंग के प्राइस अगर 10,000 रुपए कम करोगे, एक तरफ तो आपका जो बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग है, वो रिड्यूस हो गई 10,000। इसका दूसरा इंपैक्ट क्या कैश पे पड़ेगा? नहीं बेटा। डेप्रिसिएशन, भाई मैंने कहा कि मेरे लिए इस मोबाइल की कीमत 20 की जगह 8,000 रह गई या 12,000 रह गई, तो वो जो 8,000 का रिडक्शन है, क्या वो पैसा मैं अभी कैश में दे रहा हूं? नहीं ना, पहले दिया जा चुका। तो बिल्डिंग के प्राइस पहले दिए जा चुके, आज अगर हम उसके प्राइस को कम करके दिखा रहे हैं, तो क्या वो कमी हम लोग कैश में दे रहे हैं? नहीं दे रहे। इसका जो दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा वो हमारी कैपिटल पे पड़ेगा, क्योंकि हमारी एसेट्स के प्राइस कम होने का मतलब होता है हमें लॉस होना, और वो लॉस किसको रिड्यूस करेगा? हमारी कैपिटल को रिड्यूस करेगा। तो अगर हम बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं, स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं, एक इंपैक्ट तो पड़ गया बिल्डिंग पर, हमारी बिल्डिंग के प्राइस 10,000 रुपए रिड्यूस हो गए। नो इंपैक्ट ऑन डेटर, नो इंपैक्ट ऑन प्रीपेड इंश्योरेंस। सेकंड इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? कैपिटल पे, क्योंकि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब होता है लॉस होना,
और लॉस का मतलब होता है कैपिटल को रिड्यूस करना, कैपिटल को कम करना। हमारी कैपिटल 10,000 रुपीज कम हो गई। अब इसके बाद आपकी न्यू इक्वेशन क्या आएगी? न्यू इक्वेशन आपके पास नई इक्वेशन के रूप में कैश हो गया 1,92,000, स्टॉक हमारे पास हो गया 133 का, बिल्डिंग हो गई 1,90,000 की, डेटर्स हो गए नील, प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,000 का। इसी प्रकार कैपिटल है 5,14,000, क्रेडिटर है नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट है 3,000 का। दिस इज योर न्यू इक्वेशन, इक्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे कहता है कि फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। भाई ओनर ने 50,000 रुपीज की कैपिटल और इन्वेस्ट कर दी। भाई जैसे हमें अपने बिजनेस को चलाना है, हो सकता है बिजनेस में और पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो फिलहाल हमने 50,000 रुपीज की कैपिटल और इन्वेस्ट कर दी। तो यहां पे नया ट्रांजेक्शन लिखेंगे, फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। भाई हमने 50,000 रुपए बिजनेस में और लगाए। अब आप देखो कि अगर आप 50,000 रुपीज कैपिटल के और इन्वेस्ट करते हो, एक इंपैक्ट तो पड़ गया आपके कैश पर। आपका जो कैश है दैट विल इंक्रीज बाय ₹50,000। और इसका जो सेकेंड इंपैक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? आपकी कैपिटल पे पड़ेगा। योर कैपिटल विल इंक्रीज बाय ₹50,000। आपकी जो कैपिटल है वो भी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 50,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगी। योर कैपिटल विल इंक्रीज बाय ₹50,000। ठीक है। इसके बाद न्यू इक्वेशन क्या आ गई? न्यू इक्वेशन आपके पास कैश हो गया 2,42,000, आपके पास स्टॉक हो गया 133 का, आपके पास बिल्डिंग हो गई 1,90,000, डेटर्स है नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, कैपिटल इज 564 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000। इक्वालिटी चेक करें तो 242 प्लस में 133, 375 प्लस में 190, 565 प्लस में 2, 567, इधर भी 564 प्लस में 3, 567। बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राखी ₹6,000। देखो अभी कह रहे हैं कि हमने राखी से 6,000 रुपीज की गुड्स परचेज की। वही बात आ गई, कैश में परचेज की या क्रेडिट में, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कैश है क्रेडिट। तो इसमें कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राखी, पार्टी का नेम है, कैश वर्ड है, तो मैंने क्या बताया था? क्रेडिट, उधार। आपने उधार में राखी से 6,000 रुपीज की गुड्स परचेज की है। तो अगर आप क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हो, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट। क्रेडिट में आपने गुड्स परचेज किए उधार में, कितने का सामान? 6,000 का। तो देखो 6,000 की गुड्स अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हो, कैश पे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। इसका एक इंपैक्ट तो पड़ जाएगा आपके स्टॉक पर, योर स्टॉक विल इंक्रीज बाय ₹6,000। इसका जो दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपकी लायबिलिटी पे, और लायबिलिटी में भी किस पर? क्रेडिटर पे। आपका जो क्रेडिटर है दैट विल इंक्रीज बाय ₹6,000। 6,000 से आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपकी फाइनल न्यू इक्वेशन क्या आ गई? न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन के रूप में कैश आपके पास हो गया 242, आपके पास स्टॉक हो गया 139 का, प्लस आपके पास बिल्डिंग हो गई 1,90,000 की, प्लस डेटर्स आपके पास है नहीं, आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया 2,000 का, कैपिटल 564, प्लस क्रेडिटर आपके पास है 6,000 के,
और आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट है 3000। एक बार हम लोग इक्वालिटी को चेक करते हैं। 242 प्लस में 139, 381 प्लस में 90, 571 प्लस में 2, 573। इधर भी 564 प्लस में 6, 570 प्लस में 3, 573। बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखो बेटा ये हमने डिफरेंट बिजनेस ट्रांजिशंस के थ्रू प्रूव किया कि ड्यू टू डिफरेंट बिजनेस ट्रांजिशन देयर इज ए इंपैक्ट ऑन एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी, बट इक्वालिटी इज ऑलवेज मेंटेन। ठीक है, तो देखो डियर, आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई थिंक अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट को हम लोग कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आप लोगों के मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा एज सुन एज पॉसिबल उस डाउट को क्लियर कीजिए। और आई होप आप लोगों को इनिशियल जो मैंने बताया था कि सभी स्टूडेंट फेयर कॉपी में इन क्वेश्चंस को सोल्व करके, जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लिक करके भेज रहा हूँ या आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो उस बुक में से आप लोग डेली 1 या 2 क्वेश्चंस करेंगे, उनकी पिक मेरे पास जरूर भेजिए। ठीक है, सो दैट मैं चेक कर सकूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।